Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 15th lectures of MTH 324 Complex Analysis. हमारा आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स पावर एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री फंक्शंस का टॉपिक, जिसमें हमने कुछ बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक स्टडी किए थे और उनसे रिलेटेड उनकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज स्टडी की थी। आज हम इस टॉपिक को एक्सटेंड करेंगे और कॉम्प्लेक्स पावर फंक्शंस और देन कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन करेंगे यूजिंग कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। आज के लेक्चर्स को शुरू करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स पे एक नज़र डालते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन। रिकॉल दैट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमने डिफाइन किए थे लास्ट लेक्चर में ऐसे: e पावर z इज इक्वल टू e पावर x cos y प्लस आयोटा e पावर x साइन ऑफ y। और इनकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज थी उसमें यह थी कि अगर हमारे पास z1 z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों तो e पावर z1 डिवाइडेड बाई e पावर z2 इज इक्वल टू e पावर z1 माइनस z2। इसी तरह e पावर z1 इंटू e पावर z2 इक्वल टू e पावर z1 प्लस z2। सिमिलरली अगर n हमारे पास एक इंटीजर हो तो e z1 की पावर n इज इक्वल टू e पावर n टाइम्स z1 एंड e पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का कंपैरिजन किया था विद रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और हमने ऑब्जर्व किया था अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y में y को हम 0 ले लें तो z की वैल्यू x रह जाती है। तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो था ये रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को यूज़ करके कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड किए थे एंड देन हमने कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शंस डिफाइन किए थे। अब लॉग का कॉन्सेप्ट जो था वो हमारे पास ये था कि अगर z एक नॉन ज़ीरो नंबर हो तो इसका कॉम्प्लेक्स लॉग डिफाइंड होता है log ऑफ z इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस आयोटा टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z। लॉग फंक्शंस की जो मेजर प्रॉपर्टीज थी वो सबसे पहली तो ये थी कि log ऑफ z इज ए मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन बिकॉज इसमें आर्गुमेंट इन्वॉल्व हुआ था और आर्गुमेंट एक मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है। सेकेंड थिंग, हमने ये देखा था कि अगर हम z को रियल ट्रीट करें विद कंडीशन x इज ग्रेटर देन 0 तो ये कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम जो है ये नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम इज द एक्सटेंशन ऑफ रियल लॉगरिथम। फर्दर हमने रियल लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज के पैरेलल कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज स्टडी की थी कि अगर हम प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लॉग फाइंड करें तो दिस इज इक्वल टू log ऑफ z1 प्लस log ऑफ z2। सिमिलरली z1 और z2 का हम log फाइंड करें तो दिस इज इक्वल टू log ऑफ z1 माइनस log ऑफ z2। एंड अगेन अगर n हमारे पास इंटीजर हो तो log ऑफ z टू द पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स log ऑफ z। ये तो था लास्ट लेक्चर्स का रिव्यू। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। तो आज के लेक्चर्स की आउटलाइंस ये हैं कि आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स पावर फंक्शंस क्या हैं और इसके बाद कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स पावर फंक्शंस। इनफैक्ट
रियल में अगर हम किसी भी नंबर की पावर फाइंड करें, फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर 3 फाइंड करें, तो इसका आइडिया होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8। इसी तरह अगर हम 2 पावर माइनस 3 डिफाइन करें तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पावर 3 विच इज इक्वल टू 1 ओवर 8। सिमिलरली अगर हम सपोज रियल में किसी नंबर की रैशनल पावर फाइंड करना चाहें, फॉर एग्जांपल 1 टू द पावर 1 ओवर 3 फाइंड करना चाहें, तो हम चेक करते हैं कि क्या आंसर हमारे पास एक रियल नंबर आएगा ऑलवेज। तो इसकी पावर फाइंड करने का एक प्रोसीजर ये है कि हम लेट कर लेते हैं x इक्वल टू 1 की पावर 1 ओवर 3। दिस implies x cube is equal to 1 and this implies x cube minus 1 equal to 0। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर हम 1 का क्यूब रूट फाइंड करना चाहते हैं इन रियल सेंस, तो हमने एज्यूम कर लिया कि 1 का क्यूब रूट x है। अब x फाइंड करने के लिए हमने जस्ट दोनों साइड्स की पावर 3 ली, तो हमारे पास एक अलजेब्राइक इक्वेशन बनी x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इनफैक्ट इस इक्वेशन के हम सॉल्यूशंस फाइंड करें तो इसका जो सॉल्यूशंस होंगे वो 1 के क्यूब रूट्स होंगे। अब इसके सॉल्यूशंस के लिए हम फैक्टराइजेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं। x क्यूब माइनस 1 के आप फैक्टर्स बनाएं तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये इसके फैक्टर्स बन गए। अगेन इन फैक्टर्स को इक्वल टू 0 लें, तो हमारे पास x की एक वैल्यू 1 आती है और सेकंड फैक्टर्स को हम सॉल्व करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 को, तो यहाँ से x की वैल्यू आती है -1 प्लस माइनस अंडर 1 स्क्वायर माइनस 4 ओवर 2 विच इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर -3 डिवाइडेड बाय 2। तो नोट करें कि x की ये जो दो वैल्यूज आई हैं ये रियल नहीं है, नॉट रियल। तो इससे एक बात कंफर्म होती है कि जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट फाइंड करें या पावर ऐसी लें जो इंटीजर ना हो, तो आंसर ज़रूरी नहीं रियल आए। इसका जैसे एक रूट रियल आया है बट बाकी दोनों रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। ये ऑब्जर्वेशन, तो इट मीन्स रियल की पावर, कोई भी रियल नंबर लें तो आंसर ज़रूरी नहीं रियल आए। अब इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स की हम पावर्स कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर एग्जांपल हम z की पावर 2 अगर डिफाइन करना चाहें, दिस इज इक्वल टू z मल्टीप्लाइड विद z। सेम आइडिया जैसे रियल में हमने 2 पावर 3 फाइंड की थी। इसी तरह z की पावर से -3 फाइंड करना चाहें और यहाँ पे z हम नॉन जीरो एज्यूम करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर z पावर 3 विच इज 1 ओवर z इंटू z इंटू z। अब क्या सेम ट्रू है कॉम्प्लेक्स में कि कॉम्प्लेक्स की पावर अगर हम 1 ओवर 4 या इस टाइप की कोई पावर्स फाइंड करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम डिफाइन करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स पावर्स। तो फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं कॉम्प्लेक्स पावर की। इफ अल्फा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z इज नॉन जीरो, then the complex power is defined as z power alpha equal to e power alpha into log of z। Means किसी भी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर जो होगी वो अगेन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिफाइंड होगी।
तो प्रीवियस लेक्चर्स के दोनों कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम को यूज़ करके हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पावर डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने जनरली लिखा कि z पावर अल्फ़ा इक्वल टू ई पावर अल्फ़ा लॉग ऑफ z, तो आप देखें अगर हम से आयोटा की पावर आयोटा लें तो अब यहाँ पे z भी आयोटा है, अल्फ़ा भी आयोटा है, तो बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू ई पावर अल्फ़ा लॉग ऑफ आयोटा। अब लॉग ऑफ आयोटा हम फाइंड करेंगे, प्रीवियस लेक्चर में जो लॉग फाइंड करने का मेथड हमने पढ़ा था, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आयोटा टू द पावर आयोटा आ जाती है। यहाँ पे हम ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि क्या किसी रियल की पावर रियल अगर इस मेथड से फाइंड की जाए तो आंसर सेम आता है जो रियल में है या उससे डिफरेंट आता है। इस पे टेक्निकली डिस्कशन से पहले हम जस्ट इसकी कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि पावर फंक्शंस की मेन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसमें सबसे पहले z पावर अल्फा इज एन इनफाइनाइट वैल्यूड फंक्शन। रीज़न इज क्लियर, z पावर अल्फा को हमने डिफाइन किया e पावर अल्फा कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ z। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ z इनफाइनाइट वैल्यूड फंक्शन है, इस वजह से z पावर अल्फा भी इनफाइनाइट वैल्यूड फंक्शन होगा। Second thing, if alpha equal to n is n integers, then z power n is equal to e power n complex log of z, which is equal to e power n natural log of modulus of z into e power n times argument of z times iota। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं सेकेंड पॉइंट की। अब जैसे हमने बात की कि z की पावर n जो है ये बाय डेफिनेशन इक्वल है e पावर n कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ z। अब कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ z की आप डेफिनेशन अप्लाई करें तो दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस आयोटा टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z। दिस इज इक्वल टू e टू द पावर n टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस आयोटा n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की ये प्रॉपर्टी यूज करें कि e पावर z1 इंटू ई पावर z2 इज इक्वल टू ई पावर z1 प्लस z2। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, e पावर n टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ z इंटू ई पावर n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z इंटू आयोटा। और ये सेम प्रॉपर्टी है जो हमने रिमार्क 2 में डिफाइन की है। सिमिलरली आर्गुमेंट तो इनफाइनाइट वैल्यूड फंक्शन है, बट हम जानते हैं कि अगर हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट ले लें तो वो वन वैल्यूड फंक्शन बन जाता है। तो प्रिंसिपल वैल्यूड के कोरस्पॉन्डिंग जब हम पावर्स को डिफाइन करेंगे उनकी शेप क्या होगी ये देखते हैं। इफ थीटा नॉट इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z, देन z पावर n इज इक्वल टू e पावर n इंटू प्रिंसिपल लॉग ऑफ z, विच इज इक्वल टू सेम प्रॉपर्टी जैसे हमने यहाँ यूज की है। इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस इज इक्वल टू e पावर n नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ z into e power n principal argument of z multiplied with iota। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पावर अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें तो वो इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस डिफाइन होती हैं, और उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है कि z पावर अल्फा इन्फिनिट वैल्यूड है इन जनरल। अगर अल्फा इंटीजर्स हो जाता है तो इसकी हम शेप यूजिंग डी मॉर्व्स थ्योरम लिख सकते हैं जो हमने रिमार्क 2 में देखी। और इसी तरह रिमार्क 2 में अगर हम फर्दर कंडीशन लगा दें
कि आर्गूमेंट, हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट स्टडी करेंगे तो ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन बन जाता है। ओके, नेक्स्ट हम कॉम्प्लेक्स पावर्स की कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, एग्जांपल सॉल्व करते हैं यूजिंग कॉम्प्लेक्स पावर। तो फर्स्ट आइडिया इसमें यह है कि इफ a and b are real numbers then show that iota a minus 1 over iota a plus 1 whole to the power iota b is equal to e power minus 2b cotangent inverse of a। तो ये इनफैक्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जिसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट फील्ड में। हम देखते हैं कि इस आइडेंटिटी को हम कैसे वेरीफाई करेंगे यूजिंग द डेफिनेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर्स। ओके, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। नोट दैट a एंड b आर रियल और हमने फाइंड आउट करना है आयोटा a माइनस 1 ओवर आयोटा a प्लस 1 टू द पावर आयोटा b। सो वी कंसीडर आयोटा a माइनस 1 ओवर आयोटा a प्लस 1 टू द पावर आयोटा b। अब डेफिनेशन यूज करें z पावर अल्फा की, विच इज e पावर अल्फा इंटू कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ z। दिस इज इक्वल टू exponential to the power iota b into complex log of iota a minus 1 over iota a plus 1। इसको हम यही स्टॉप करते हैं। अब इसमें पहले हम ये कॉम्प्लिकेशन सॉल्व करते हैं कि कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ आयोटा a माइनस 1 ओवर आयोटा a प्लस 1 ये किसके इक्वल होगा। जस्ट हम इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सो नाउ कंसीडर कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ आयोटा a माइनस 1 ओवर आयोटा a प्लस 1। दिस इज इक्वल टू complex log of iota a minus 1 minus complex log of iota a plus 1। Reason, since log of z1 over z2 is equal to log of z1 minus log of z2। तो complex log की ये प्रॉपर्टी यूज कर ली। अब फर्दर हमने log ऑफ आयोटा a माइनस 1 फाइंड करना है। तो log ऑफ आयोटा a माइनस 1 डिफाइन करते हैं, जस्ट इसकी कैलकुलेशन देख लें एंड देन हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। log ऑफ आयोटा a माइनस 1 बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस ऑफ आयोटा a माइनस 1 plus iota times argument of iota a minus 1, right? This is equal to natural log of, इसका मॉडुलस फाइंड करें which is 1 plus a square plus iota times, अब इसका आर्गूमेंट फाइंड करना है तो आर्गूमेंट बाय डेफिनेशन टेंजेंट इनवर्स a ओवर माइनस 1, ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ गया, प्लस 2 एंड पाई करेंगे तो ऑल आर्गूमेंट्स फाइंड हो जाएंगे। सो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख लेते हैं log ऑफ आयोटा a माइनस 1 की। सो दिस इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ √1 प्लस a स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स टेंजेंट इनवर्स माइनस a
प्लस 2n पाई। सिमिलरली अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है log ऑफ आयोटा a प्लस 1 की, तो क्लियरली इसकी वैल्यू आएगी नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा a विच इज 1 प्लस a स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स इसका आर्गुमेंट फाइंड करें तो टेंजेंट इनवर्स a और ऑल आर्गुमेंट्स के लिए हम 2n पाई लिख लेंगे विद n इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप नोट करें जब ये हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो हमारे पास ये जो टर्म है फर्स्ट एंड दिस थर्ड वन, ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो रिमेनिंग टर्म्स आयोटा टेंजेंट इनवर्स माइनस a प्लस 2n पाई आयोटा और माइनस आयोटा टेंजेंट इनवर्स a एंड माइनस 2n पाई आयोटा। तो इसके बाद ये 2n पाई आयोटा एंड माइनस 2n पाई आयोटा भी कैंसिल हो जाएंगी, तो जस्ट टू टर्म्स हमारे पास रहेंगी आयोटा टेंजेंट इनवर्स माइनस a एंड माइनस आयोटा टेंजेंट इनवर्स a। So let us write this log of iota a minus 1 over iota a plus 1 is equal to फर्स्ट टर्म थी हमारे पास आयोटा टेंजेंट इनवर्स माइनस a, आयोटा टेंजेंट इनवर्स माइनस a और सेकंड टर्म आ रही थी माइनस आयोटा टेंजेंट इनवर्स a, माइनस आयोटा टेंजेंट इनवर्स ऑफ a। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रिकॉल करें तो टेंजेंट इनवर्स माइनस a इक्वल होता है पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स a के। ये जस्ट हमने आइडेंटिटी यूज कर ली कि इनवर्स टेंजेंट की डोमेन में टेंजेंट इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स थीटा के इक्वल होता है। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा पाई माइनस आयोटा टेंजेंट इनवर्स से माइनस आयोटा टेंजेंट इनवर्स से माइनस 2 आयोटा टेंजेंट इनवर्स ऑफ a। ओके, नेक्स्ट इसमें हम अगर 2 आयोटा कॉमन ले लें तो ये रिलेशन आ जाता है पाई बाई 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ a। और अगेन एक आइडेंटिटी पाई बाई 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स थीटा, दिस इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स थीटा। सो दिस इज 2 आयोटा टाइम्स कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ a। तो ये वैल्यू आ गई log ऑफ आयोटा a माइनस 1 ओवर आयोटा a प्लस 1। तो जहाँ तक हम जस्ट नज़र डालते हैं कि इस एग्जांपल में हमने क्या किया, हमने आयोटा a माइनस 1 ओवर आयोटा a प्लस 1 टू द पावर आयोटा b फाइंड करनी थी। z पावर अल्फा फार्मूला यूज किया तो e पावर अल्फा कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ z आ गया। अब इसमें कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ आयोटा a माइनस 1 ओवर आयोटा a प्लस 1 फाइंड करना था हमने, तो कॉम्प्लेक्स लॉग की प्रॉपर्टीज यूज की तो हमारे पास ये log ऑफ आयोटा a माइनस 1 माइनस log ऑफ आयोटा a प्लस 1 आ गया। फर्दर जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया यूजिंग द डेफिनेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉग तो फर्स्ट टर्म रिड्यूस होगी log e ऑफ √1 प्लस a स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स टेंजेंट इनवर्स माइनस a प्लस 2n पाई, और सिमिलरली सेकंड टर्म रिड्यूस होगी log e ऑफ √1 प्लस a स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स
टेंजेंट इनवर्स a प्लस 2n पाई। इस एक्सप्रेशन को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो टर्म रिमेनिंग थी आयोटा टेंजेंट इनवर्स माइनस ए माइनस आयोटा टेंजेंट इनवर्स ए। फर्दर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की, टेंजेंट इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स थीटा, तो ये रिड्यूस हो गया हमारे पास पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स ए में। और इसको सिंप्लीफाई करने से ये पाई बाई 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स ए आया, जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन को टेंजेंट इनवर्स ए के इक्वल आ गया। सो लॉग ऑफ आयोटा ए माइनस 1 और आयोटा ए प्लस 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब ये वैल्यू आप बैक सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर 1 में, राइट। सो पुट इन 1, पुट इन 1, तो ये आयोटा ए माइनस 1 और आयोटा ए प्लस 1 टू द पावर आयोटा बी, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा बी इंटू लॉग ऑफ दिस फैक्टर था जिसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 2 आयोटा कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ ए। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आयोटा स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, तो e टू द पावर माइनस 2b कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ ए। ये इसका सॉल्यूशन था। तो ये प्रोसीजर था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने का। ओके, नेक्स्ट जैसे मैंने बताया कि z पावर अल्फा इन जनरल इनफाइनाइट वैल्यूड फंक्शन है, बट अगर हम कॉम्प्लेक्स लॉग को प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स लॉग से रिप्लेस करें तो ये वन वैल्यूड फंक्शन बन जाता है। सो नेक्स्ट हम डिफाइन करने लगे प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर। तो सेम आइडिया कि हम जस्ट कॉम्प्लेक्स लॉग को प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स लॉग से रिप्लेस कर लेंगे। इफ अल्फा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर and z is non-zero, then the functions defined by z power alpha, which is equal to e power alpha principal log of z, is called principal values of z power alpha. So जर्नल कॉम्प्लेक्स लॉग को हमने यहाँ पे प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स लॉग से रिप्लेस कर दिया। जस्ट ये चेंजेस है, तो इसकी एप्लीकेशन देखते हैं हम। जैसे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ -3 टू द पावर आयोटा बाय पाई। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए नंबर जो हमें दिया गया है वो है -3 टू द पावर आयोटा ओवर पाई। अब क्योंकि हमने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है तो z पावर अल्फा वाला फार्मूला यूज करें। दिस इज e पावर अल्फा which is iota by pi into complex log of -3, और यहाँ पे जो log हमने यूज करना है ये प्रिंसिपल log यूज करना है, राइट। वर्किंग रूल हम सेम रखते हैं जो प्रीवियस एग्जांपल में थे। पहले हम प्रिंसिपल log ऑफ -3 फाइंड करते हैं और इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फर्स्ट वी फाइंड प्रिंसिपल लॉग ऑफ -3। तो लेट कर लेते हैं z1 इज इक्वल टू -3 विच इज इक्वल टू -3 प्लस 0 आयोटा। अब इसका प्रिंसिपल लॉग फाइंड करने के लिए हमें इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट चाहिए। तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0, तो मॉडुलस ऑफ z1 दैट इज r इज इक्वल टू अंडर -3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 3। सिमिलरली प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ -3 फाइंड करते हैं। तो आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखें -3 0। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z1
let us suppose this is equal to theta naught is given by tangent inverse 0 over -3। यहाँ अगर हम इस पॉइंट की पोजीशन देखें तो ये पॉइंट नेगेटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस पे है। सो इसका जो आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट बनेगा वो हमारे पास पाई के इक्वल आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू पाई। अब थीटा नॉट भी फाइंड हो गया एज प्रिंसिपल लॉग ऑफ नंबर z1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ r प्लस आयोटा थीटा नॉट के इक्वल होता है। सो नेचुरल लॉग ऑफ r इज 3 प्लस आयोटा थीटा नॉट इज पाई। सो दिस इज लीन 3 प्लस आयोटा पाई। तो ये प्रिंसिपल लॉग ऑफ -3 की वैल्यू आ गई। पुट इन 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो -3 टू द पावर आयोटा ओवर पाई दिस इज इक्वल टू e पावर आयोटा ओवर पाई इंटू log 3 प्लस आयोटा पाई। जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो आइडिया है वो ये है कि हम पावर फंक्शंस का डेरिवेटिव डिफाइन करने लगे कि पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर z पावर 1/3 है तो क्या हम इसे डिफरेंशिएट कर सकेंगे इन जनरल या नहीं। तो जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि जहाँ भी मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं वहाँ हम उनकी वो ब्रांच स्टडी करते हैं जो कॉन्टिन्यूस होती है और यूजुअली उस ब्रांच को हम प्रिंसिपल ब्रांच कह देते हैं। तो सेम केस में यहाँ अल्फा जर्नल नंबर है तो यहाँ पे भी हम इस इनफाइनाइट वैल्यूड फंक्शंस को मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस को ब्रांचेस में देखेंगे और इसकी वो ब्रांच स्टडी करेंगे जो कॉन्टिन्यूस होगी। तो ये रिमार्क देखते हैं इस पे। In general, the principal value of z power alpha is not continuous because complex log of z is not continuous. But if we restrict argument of z is greater than -pi is less than pi, then z power alpha is continuous. तो इस restrictions के साथ ये पावर फंक्शन continuous हो जाता है। लेट अस डिनोट, अब इसकी जो ब्रांच कॉन्टिन्यूस है उसको हम f1 सिंबल से डिनोट कर रहे हैं एंड दिस इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा नेचुरल लॉग ऑफ r प्लस आयोटा थीटा। और नोट करें कि थीटा पे रिस्ट्रिक्शन है -pi to pi होना चाहिए। इज ए ब्रांच ऑफ मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन z पावर अल्फा विच इज सिंगल वैल्यूड एंड कॉन्टिन्यूस। तो ये ब्रांच ना सिर्फ सिंगल वैल्यूड बन जाएगी बल्कि ये कॉन्टिन्यूस है। अब ये कॉन्टिन्यूस है सो हम इसका डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं इस ब्रांच का कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। सो थ्योरम इज इफ f1 of z is equal to e पावर अल्फा log of z वेयर आर्गुमेंट नोट करें हमने रिस्ट्रिक्ट किया है -pi to pi, देन इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो अल्फा z पावर अल्फा -1 आएगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। f dash z by definition this is equal to d over dz of f1 which is e power alpha into log of z, and this is equal to e power alpha log of z into derivative of alpha log of z। अब ये कैसे, since d over dz of e power z equal to e power z। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव इटसेल्फ होता है और अगर
यहाँ पे पावर में z के अलावा कोई टर्म हो तो हम देन उस टर्म का भी डेरिवेटिव लेते हैं। सो e पावर अल्फा log z का डेरिवेटिव e पावर अल्फा log z एंड देन डेरिवेटिव ऑफ अल्फा log z, दिस इज इक्वल टू e पावर अल्फा log z, अल्फा इज कांस्टेंट और log z का डेरिवेटिव 1 ओवर z, सिंस d ओवर डी जेड ऑफ log z इज इक्वल टू 1 ओवर z, ये भी लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव किया था। सो दिस इज इक्वल टू अल्फा e पावर अल्फा log z इंटू 1 ओवर z। अब नोट करें z पावर अल्फा इक्वल होता है e पावर अल्फा log z इस केस में। सो अल्फा z पावर अल्फा इंटू 1 ओवर z विच इज इक्वल टू अल्फा z पावर अल्फा माइनस 1, राइट। तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। यहाँ पे फिर मैं एम्फसाइज करूँगा इस बात पे कि इन जनरल अगर आपको z की पावर 1 ओवर 3 दी जाए तो आप इसका डेरिवेटिव नहीं लिख सकते कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, बट इसकी अगर हम वो ब्रांच कंसीडर करें जो कॉन्टीन्यूस और सिंगल वैल्यूड हो तो उस ब्रांच का हम डेरिवेटिव डिफाइन कर सकते हैं और उस ब्रांच का डेरिवेटिव जस्ट ये होगा 1 ओवर 3 z पावर 1 ओवर 3 माइनस 1 अल्फा z पावर अल्फा माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे नोट करें कि ये प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसे हम रियल फंक्शंस की डेरिवेटिव लेते थे, d ओवर डी एक्स ऑफ x पावर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा x पावर अल्फा माइनस 1, और सेम प्रॉपर्टी हमने यहाँ प्रूव की है। बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि जो आर्गूमेंट ऑफ z है वो -π टू π होना चाहिए, मीन्स जो ब्रांच हम स्टडी कर रहे हैं वो प्रिंसिपल ब्रांच होनी चाहिए, तब इसका डेरिवेटिव डिफाइंड होगा। अदरवाइज इन जनरल अगर ये क्लियर ना हो तो हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस एग्जाम्पल की एप्लीकेशन में हम ये एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ z पावर 2 आयोटा एट 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे देखें क्लियरली मेंशन है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। इन जनरल ये डेरिवेटिव नहीं मांगा जा रहा, जस्ट प्रिंसिपल वैल्यू मांगी जा रही है। सो कंसीडर d ओवर डी जेड ऑफ z पावर 2 आयोटा। अब प्रिंसिपल ब्रांच के लिए अल्फा z पावर अल्फा माइनस 1 आ जाए। अब ये डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है एट पॉइंट z is equal to 1 minus iota. So this is equal to 2 iota into 1 minus iota to the power 2 iota minus 1. This is equal to 2 iota. अब अगेन यहाँ z पावर अल्फा फार्मूला यूज करें, so this is equal to e to the power alpha which is 2 iota minus 1 into प्रिंसिपल log of 1 minus iota. अब जस्ट आपने प्रिंसिपल log of 1 minus iota फाइंड करना है और इसकी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वर्किंग रूल था इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में हम वेरीफाई करने लगे हैं ये वाली प्रॉपर्टी z पावर अल्फा 1 और z पावर अल्फा 2 इज इक्वल टू z पावर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। सेम टाइप्स की प्रॉपर्टी हम रियल में देखते हैं कि अगर x की पावर a और x पावर b हो तो दिस इज इक्वल टू x पावर a माइनस b। तो सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे प्रूव करने लगे कॉम्प्लेक्स पावर्स के लिए। सो सॉल्यूशन z पावर अल्फा 1 और z पावर अल्फा 2।
अब z पावर अल्फा 1 बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू e पावर अल्फा 1 इंटू log of z divided by e power alpha 2 into log of z. This is further equal to e power alpha 1 log of z minus alpha 2 log of z. Reasons quite clear, since e power z1 over e power z2 equal to e power z1 minus z2. This is equal to e power alpha 1 minus alpha 2 complex log of z, और ये क्लियरली इक्वल है z to the power alpha 1 minus alpha 2, बिकॉज z पावर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 जब आप फाइंड करेंगे तो ये इक्वल आएगी e पावर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ z. सिमिलरली आपने ये देखना है कि क्या z पावर अल्फा 1 इंटू z पावर अल्फा 2 ये इक्वल टू z पावर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 होता है या नहीं होता, ये आपने ऑब्जर्व करना है. एंड सेकंड, क्या हम z पावर अल्फा 1 की वैल्यू n लें वेयर n इज इंटीजर, तो ये z पावर n टाइम्स अल्फा 1 के इक्वल होगा या नहीं, इसको आपने प्रूव करना है इन प्रॉपर्टीज को. ओके, यहाँ तक हमने कॉम्प्लेक्स पावर्स को डिफाइन किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पावर एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइन हो तो वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की फॉर्म में आती है जिसमें log ऑफ z इन्वॉल्व होता है. अब इस आइडिया को यूज करते हुए हम कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन करेंगे. इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्मल डेफिनेशन से पहले हम अगर रिविजिट करें कि हम e पावर आयोटा x को कैसे डिफाइन करते हैं. दिस इज इक्वल टू cos x प्लस आयोटा sin x बाय आयलर आइडेंटिटी. यहाँ से आप नोट करें e पावर माइनस आयोटा x क्या होगा, जस्ट इसका कॉन्जुगेट लिया. दिस इज इक्वल टू cos x माइनस आयोटा sin x. अब इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ये टर्म बैलेंस e पावर आयोटा x प्लस e पावर माइनस आयोटा x is equal to 2 times cos of x. So cos of x equal to e power iota x plus e power minus iota x divided by 2. Similarly, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास आइडेंटिटी ये आती, sin x is equal to e power iota x minus e power minus iota x divided by 2 iota. तो नोट करें कि अगर हम एक रियल वेरिएबल x ले लें तो cos x को इस फॉर्म में भी डिफाइन किया जा सकता है यूजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और sin x को भी हम डिफाइन कर सकते हैं. तो जब sin और cos डिफाइंड हो गए तो इट मीन्स टेंजेंट x भी हम डिफाइन कर सकते हैं विच इज sin x ओवर cos x. जस्ट वैल्यूज पुट करें. इसी तरह रिमेनिंग फंक्शंस भी हम डिफाइन कर सकते हैं. तो अब हम देखते हैं कि क्या जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइन कॉस टेन और इनके डिराइव्ड फंक्शंस सीकेंट कोसीकेंट एंड कोटेंजेंट, क्या इनको हम कॉम्प्लेक्स में भी डिफाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो जस्ट आप नोट करें कि अगर cos x के फार्मूले में हम रियल वेरिएबल x को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z से रिप्लेस कर दें तो cos z की डेफिनेशन बनेगी e पावर आयोटा z प्लस e पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 2, और sin z की डेफिनेशन बनेगी e पावर आयोटा z माइनस e पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 2 आयोटा. दैट इज
साइन z इज e पावर आयोटा z माइनस e पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, और cos ऑफ z, ये इनफैक्ट cos ऑफ z टर्म है, cos ऑफ z इज इक्वल टू e पावर आयोटा z प्लस e पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली हम टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट ये सारे डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग साइन एंड कॉस फंक्शंस। तो यहाँ से आइडिया ये जनरेट हुआ कि कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ओके, नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई करते हैं इस एक्सप्रेशन को टेंजेंट पाई माइनस 2 आयोटा को। अब नोट दैट टेंजेंट z को अगर आप डिफाइन करें तो ये साइन z ओवर कॉस z था, और साइन z की वैल्यू पुट करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e पावर आयोटा z माइनस e पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 2, और cos z को लिखें तो e पावर आयोटा z प्लस e पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 2। दिस इज इनफैक्ट 2 आयोटा, 2 से कैंसल, सो e पावर आयोटा z माइनस e पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू e पावर आयोटा z प्लस e पावर माइनस आयोटा z। तो ये टेंजेंट z का एक्सप्रेशन है। अब जस्ट हम रिप्लेस कर लेते हैं z को बाय पाई माइनस 2 आयोटा, तो ये टेंजेंट पाई माइनस 2 आयोटा की वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो टेंजेंट पाई माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू e पावर आयोटा पाई माइनस 2 आयोटा, राइट, माइनस e पावर माइनस आयोटा पाई माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा e टू द पावर आयोटा पाई माइनस 2 आयोटा प्लस e पावर माइनस आयोटा इंटू पाई माइनस 2 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करें, दिस इज इक्वल टू e पावर आयोटा पाई, और आयोटा स्क्वायर -1 होगा, सो दिस इज इक्वल टू e स्क्वायर माइनस e पावर माइनस आयोटा पाई इंटू e टू द पावर, यहाँ पे देखते हैं माइनस माइनस प्लस एंड देन आयोटा स्क्वायर -1, तो ये -2 होगा। सिमिलरली आपने ओवर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करना है। अब e पावर आयोटा पाई को यूज करें cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई इंटू ई स्क्वायर, एंड सिमिलरली यहाँ पे ये cos ऑफ माइनस पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई इंटू ई पावर -2, और अवर वाली टर्म को भी ऐसे सिंप्लीफाई करते जाएं। अब cos पाई की वैल्यू -1, साइन पाई की 0, तो ये 1 हो जाएगी टर्म। अगेन यहाँ cos माइनस पाई की वैल्यू +1, साइन माइनस पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, सो दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस ई पावर -2, और सिमिलरली अवर वाली टर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी। तो हमने देखा यहाँ पे कि टेंजेंट पाई -2 आयोटा की वैल्यू फाइंड की जा सकती है यूजिंग द आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ओके, जिस तरह हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पीरियोडिक होता है जिसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई आयोटा है। अब हम देखते हैं कि साइन z पीरियोडिक है या नहीं है। अगर पीरियोडिक है तो इसका पीरियड क्या होता है। रिकॉल दैट f of x इक्वल टू साइन x, रियल साइन फंक्शन पीरियोडिक होता है जिसका पीरियड 2 पाई होता है। सिमिलरली रियल कॉस फंक्शन भी पीरियोडिक होता है जिसका पीरियड 2 पाई होता है। तो अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स साइन फंक्शन साइन z पीरियोडिक है और इसका पीरियड भी 2 पाई है।
अब पीरियोडिक फंक्शंस की डेफिनेशंस क्या होती थी कि अगर एफ ऑफ जेड प्लस लैम्डा इक्वल टू एफ ऑफ जेड आ जाए तो ये पीरियोडिक होता है और इसका पीरियड ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर लैम्डा होता है. सो फॉर दिस we just prove sine of 2 pi plus z is equal to sine of z, बिकॉज यहाँ लैम्डा 2 पाई के इक्वल है तो ये रिलेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा अगर हम ये प्रूफ कर लेते हैं. इसके लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं साइन ऑफ 2 पाई प्लस z. अब साइन फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें. साइन z इज e पावर आयोटा z राइट माइनस e पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 2 आयोटा. दिस इज इक्वल टू e पावर आयोटा 2 पाई इंटू e पावर आयोटा z माइनस e पावर माइनस आयोटा 2 पाई इंटू e पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 2 आयोटा. अब रिकॉल करें कि हमने प्रूव किया था कि e पावर आयोटा z इक्वल टू 1 होता है if and only if z is equal to 2k pi iota. तो यहाँ k को 1 रखें तो इट मीन्स z is equal to 2 pi iota अगर हो जाए तो फिर भी ये एक्सप्रेशन e पावर z 1 के इक्वल हो जाएगा. सो e पावर आयोटा 2 पाई की वैल्यू 1 होगी. दिस इज e पावर आयोटा z माइनस इसकी वैल्यू भी 1 होगी. दिस इज e पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 2. तो ये साइन ऑफ z के इक्वल आ गया. तो यहाँ से प्रूव हो गया कि साइन z पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2 पाई है. सिमिलरली आपने चेक करना है कॉस z पीरियोडिक है तो इसका पीरियड क्या है, टेंजेंट z का क्या है, कोटेंजेंट का क्या है, बिकॉज ऑल रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक. तो सेम आइडिया से आप देखेंगे कि क्या सारे कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पीरियोडिक हैं या नहीं है, और अगर पीरियोडिक हैं तो इनके पीरियड्स क्या होते हैं. ओके जैसे हम देख रहे हैं कि हम जितनी भी कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की स्टडी है वो हम रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की स्टडी के पैरेलल कर रहे हैं. रियल साइन फंक्शंस को लेकर कॉम्प्लेक्स साइन फंक्शन डिफाइन किया, रियल टेन फंक्शन को लेकर कॉम्प्लेक्स टेन फंक्शन डिफाइन किया, और इसी तरह रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक थे तो उनकी पीरियोडिसिटी को यूज़ करके हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पीरियोडिक हैं. अब नेक्स्ट हम रियल फंक्शंस की फर्दर प्रॉपर्टीज देखें तो रियल साइन फंक्शन में ये होता है कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, राइट. कॉज ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स. तो ये आइडेंटिटीज क्या कॉम्प्लेक्स में ट्रू हैं, तो ये फार्मूले नोट करते जाएं कि साइन ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस साइन जेड. सेम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो रियल वेरिएबल एक्स के लिए होल्ड कर रही थी वहीं कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के लिए भी होल्ड कर रही है. और इसी तरह अगर रियल नंबर x के लिए ये कॉज वाली आइडेंटिटी होल्ड कर रही थी तो सेम आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए भी होल्ड कर रही है. और इसी तरह साइन स्क्वायर x प्लस कॉज स्क्वायर x इक्वल टू 1 वेल नोन आइडेंटिटी. तो ये आप नोट करें कॉम्प्लेक्स में भी एज इट इज शिफ्ट हो रही है. कॉज स्क्वायर z प्लस साइन स्क्वायर z इक्वल टू 1, और इनका डिफरेंस लें तो दिस इज कॉज ऑफ 2z जो इस आइडेंटिटी की जनरलाइजेशन है. cos square x minus sin square x is equal to cos 2x. And then फार्मूला sin z1 प्लस माइनस z2 ये इक्वल होता है sin z1 cos z2 प्लस cos z1 sin z2. और इसी तरह cos ऑफ z1 प्लस z2 के फार्मूलाज ये होते हैं. तो इन फार्मूलों को अगर आप देखें तो इनकी लेफ्ट साइड राइट साइड एग्जैक्टली सेम है,
जो हमारे पास रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले होते हैं। तो जस्ट हम प्रूफ का देखते हैं स्केच क्या है। यहाँ ये प्रूफ्स अगर करने पड़े तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक तो मैं इस सेकंड आइडेंटिटी का प्रूफ देखता हूँ कि कॉस स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड 1 के इक्वल कैसे होता है। सो कंसीडर टू प्रूव cos square z प्लस sin square z इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड इसके ले लेते हैं जी, cos square z प्लस sin square z। इनफैक्ट अभी cos z की जो प्रॉपर्टी हमारे हाथ में वो जस्ट इसकी डेफिनेशन है कि cos z कॉम्प्लेक्स में डिफाइन कैसा कि cos z कॉम्प्लेक्स में डिफाइन कैसे होता है। cos z की डेफिनेशन यूज करें, दिस इज e पावर आयोटा z प्लस e पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 2 और cos z स्क्वायर है तो दिस इज होल स्क्वायर, प्लस sin z की डेफिनेशन यूज करें e पावर आयोटा z माइनस e पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 2 आयोटा होल स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, दिस इज e पावर आयोटा 2z प्लस e पावर माइनस आयोटा 2z एंड प्लस 2 आ जाएगा। इसको आपने सिंप्लीफाई करके देखना है, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। राइट। इसी तरह अगर हम सेकंड को सिंप्लीफाई करें तो दिस रिलेशन बिकम्स e पावर आयोटा 2z प्लस e पावर माइनस आयोटा 2z एंड माइनस 2 और डिवाइडेड बाय 2 iota square, right, and 2 iota square is minus 4 and 2 square is 4, so 4 is taken as LCM and this expression becomes e power iota 2z plus e power minus iota 2z plus 2 and minus e power iota 2z minus e power minus iota 2z plus 2। ये टर्म्स कैंसल, 2 plus 2 is equal to 4 और 4 equal to 1। सो इस आइडेंटिटी के प्रूफ को रिविजिट करें। जस्ट हमने cos z की वैल्यू पुट की, sin z की वैल्यू पुट की और सिंप्लीफिकेशंस के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह अगर हम देखना चाहें कि साइन z1 प्लस माइनस z2 इक्वल टू साइन z1 cos z2 प्लस माइनस cos z1 साइन z2, इसके प्रूफ का जस्ट हम स्केच देखते हैं। साइन ऑफ z1 से हम पहले प्लस साइन को देखते हैं, साइन ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू साइन z1 cos z2 प्लस cos z1 sin z2। इसकी राइट हैंड साइड आप कंसीडर करें, sin z1 cos z2 प्लस cos z1 sin z2। अब जस्ट आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। sin z1 की वैल्यू e पावर आयोटा z1 माइनस e पावर माइनस आयोटा z1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा और cos z2 की वैल्यू e पावर आयोटा z2 प्लस e पावर माइनस आयोटा z2 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली आपने cos z1 की वैल्यू लिखनी है e पावर आयोटा z1 प्लस e पावर माइनस आयोटा z1 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लिकेशन में
साइन z2 की वैल्यू लिखनी है विच इज e पावर आयोटा z2 माइनस e पावर माइनस आयोटा z2 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब आपने इस टोटल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, जैसे हमने प्रीवियस में देखा कि मल्टीप्लिकेशन से आपके पास राइट हैंड साइड आएगी, दैट इज ये जो फॉर्म बनेगी आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये बनेगी e पावर आयोटा z1 प्लस z2 माइनस e पावर आयोटा z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा विच इज इक्वल टू साइन ऑफ z1 प्लस z2। तो ये जस्ट आपने वेरीफाई करना है कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये टर्म जो है इस फॉर्म में आती हैं। इसी तरह रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का आप प्रूफ इजीली देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ साइन फंक्शन। एग्जाम्पल है फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ साइन z इज इक्वल टू 5। ऑब्जर्व करें कि फर्स्ट लुक में ये इक्वेशन सरप्राइजिंग लगती है, क्योंकि कैलकुलस में तो हमने पढ़ा है कि साइन x ऑलवेज लाई करता है बिटवीन -1 एंड 1, तो साइन z 5 के इक्वल कैसे हो गया? इज इट पॉसिबल कि साइन z 5 के इक्वल हो जाए? तो नोट करें कि रियल में साइन x ऑलवेज लाई करता है बिटवीन -1 एंड 1, यानी साइन फंक्शन की रेंज -1 to 1 है, बट ये कॉम्प्लेक्स में ट्रू नहीं है। कॉम्प्लेक्स में साइन z 2 भी हो सकता है, साइन z 5 आयोटा भी हो सकता है। सो ये जो रेंज की रिस्ट्रिक्शन रियल वेरिएबल x के लिए है वो कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं है। लिहाजा ये इक्वेशन जो है साइन z इज इक्वल टू 5 ये कॉम्प्लेक्स में होल्ड करती है बट नॉट इन रियल। तो इसका सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। गिवन है साइन z इज इक्वल टू 5। अब साइन z की वैल्यू 5 है, साइन z का फार्मूला यूज करें विच इज e पावर आयोटा z माइनस e पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, दिस इज इक्वल टू 5 एंड दिस इम्प्लाइज e पावर आयोटा z माइनस e पावर माइनस आयोटा z इज इक्वल टू 10 आयोटा and this implies e power iota z minus 1 over e power iota z is equal to 10 iota। अब फर्दर आप e पावर iota z से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी इस फॉर्म में e पावर iota z होल स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म आएगी -1 इज इक्वल टू 10 आयोटा e पावर आयोटा z। अब इसको रीअरेंज करें तो दिस इम्प्लाइज e पावर आयोटा z होल स्क्वायर माइनस 10 आयोटा e पावर आयोटा z -1 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम सपोज कर लें कि w इक्वल है e पावर आयोटा z के, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी w स्क्वायर माइनस 10 आयोटा w -1 इक्वल टू 0। तो आप देखें कि ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल w में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम w की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज w इज इक्वल टू -4ac ओवर 2 टाइम्स a। ओके, अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास w की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो w की 2 वैल्यूज हैं, बट यहाँ पे अंडररूट इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए या तो अगर आप इसको प्लस साइन के साथ लिखते हैं तो अंडररूट
को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 2 ब्रांचेस बनेगी, और इसको अगर प्लस माइनस पहले लिख लिया है तो अब जस्ट आपने इसकी जो वैल्यू है वही कंसीडर करनी है, अगेन इसकी ब्रांचेस कंसीडर नहीं करनी, ब्रांचेस हमने यहाँ कंसीडर कर ली है। ये W की वैल्यूज आई, ये W की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें, W इक्वल टू ई पावर आयोटा जेड, जिसको हमने स्टैरिक कह लिया है, पुट इन स्टैरिक, जो भी वैल्यू आएगी स्टैरिक में पुट करें तो ई पावर आयोटा जेड इज इक्वल टू W की वैल्यूज। अब यहाँ से आपने इनफैक्ट आयोटा जेड फाइंड करना है, तो नोट करें कि आयोटा जेड आ जाएगा कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ जो भी नंबर बनेगा। अब सिंपली आपने इस नंबर का कॉम्प्लेक्स लॉग फाइंड करना है, इसकी प्रैक्टिस के लिए हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, और यहाँ से z फाइंड कर लेना है। तो ये z जो होगा ये गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने का प्रोसीजर था यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब नेक्स्ट इनफैक्ट डेरिवेटिव्स का आइडिया क्या होता है कि साइन जेड का डेरिवेटिव कॉस जेड होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर जेड होता है, कोटेंजेंट का माइनस को सीकेंट स्क्वायर जेड, और सीकेंट जेड का सीकेंट जेड टेंजेंट जेड होता है। तो आप नोट करें कि जो फार्मूले आपने रियल में देखे थे, कैलकुलस में देखे थे, साइन एक्स कॉस एक्स के एग्जैक्टली सेम फार्मूले कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड के लिए भी जनरलाइज होते हैं। अब जस्ट इसके किसी एक फार्मूले का प्रूफ हम देख लेते हैं। फर्स्ट का प्रूफ देख लेते हैं, डी ओवर डी जेड ऑफ साइन जेड इक्वल टू कॉस जेड हम प्रूफ करते हैं। टू प्रूव डी ओवर डी जेड ऑफ साइन जेड इज इक्वल टू कॉस जेड। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, डी ओवर डी जेड ऑफ साइन जेड। अब इनफैक्ट साइन जेड को हम ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, लिहाजा बाय डेफिनेशन हमने इसको सॉल्व कर ले। हम इसकी डेफिनेशन साइन जेड की यूज़ करके एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव्स का आइडिया लेकर इसको सॉल्व कर रहे हैं। साइन जेड इज ई पावर आयोटा जेड माइनस ई पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। एंड रिमेंबर दैट जितने भी मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं उनके डेरिवेटिव हम प्रिंसिपल ब्रांच के लिए स्टडी करते हैं जो कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे आपने नोट करना है, ये श्योरिटी होनी चाहिए कि ये प्रिंसिपल ब्रांच के लिए, एंड देन उसको हम तमाम स्ट्रिप्स में जनरलाइज कर सकते हैं। ओके, आप इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ई पावर आयोटा जेड का डेरिवेटिव आयोटा ई पावर आयोटा जेड आ जाएगा। सिमिलरली ई पावर माइनस आयोटा जेड का डेरिवेटिव ई पावर माइनस आयोटा जेड, और माइनस आयोटा का लेंगे तो ये टर्म प्लस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगी। आयोटा कॉमन लेकर इससे बैलेंस करें, सो दिस इज ई पावर आयोटा जेड प्लस ई पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस इज इक्वल टू ऑफ कोर्स कॉस ऑफ जेड। सो यहाँ से हमने देखा कि साइन जेड का डेरिवेटिव कॉस जेड के इक्वल होता है। इसी तरह आप वेरीफाई कर सकते हैं कि बाकी जो हमने डेरिवेटिव के फार्मूले लिखे जस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूज़ करें और डेरिवेटिव लेते जाएं, आपके पास जो राइट हैंड साइड है तमाम फार्मूलों की वो आती जाएगी। ओके, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर्स हम जीरोज ऑफ साइन जेड फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये देखें जीरो ऑफ ए फंक्शन से मुराद क्या होती है हमारे मीनिंग्स क्या हैं जब हम जीरो की बात करते हैं। रियल में अगर हमें ये कहा जाए कि ये एक इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आप x की वो वैल्यूज बताएं जो इस फंक्शन को जीरो कर दें। एक तो पैटर्न ये है कि आप 1 बाई 1 पुट करें, जैसे 1 पुट किया तो ये 0 हो गया, माइनस 1 पुट किया ये 0 हो गया, तो आपने कहा हाँ जी प्लस माइनस 1 जीरोज हैं,
एफ ऑफ एक्स के। अब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप 1 बाय 1 सारे रियल नंबर पुट करें और देखें कि कौन सी वैल्यू इस फंक्शन को ज़ीरो कर रही है। सो हम ये करते हैं कि इस फंक्शंस के कोरस्पॉन्डिंग हम एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि हम उन एक्स में इंटरेस्टेड हैं जो एफ ऑफ एक्स का ज़ीरो करें। सो हम लेट ये कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो, और ये अब एक इक्वेशन बन गई। ये एक फंक्शन से इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म होगी। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो जो इस इक्वेशन के रूट्स आते हैं वहीं इस फंक्शन के ज़ीरोज़ होते हैं। सेम आइडिया हम यूज़ करेंगे साइन जेड फंक्शन के ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए, राइट। ओके, अज्यूम कर लेते हैं कि साइन जेड इक्वल टू 0 है। अब साइन जेड की वैल्यू पुट करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ई पावर आयोटा जेड माइनस ई पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, ई पावर आयोटा जेड माइनस 1 ओवर ई पावर आयोटा जेड इज इक्वल टू 0। ई पावर आयोटा जेड से मल्टीप्लाई करें तो ई पावर 2 आयोटा जेड इज इक्वल टू 1, राइट। अब यहाँ पे ये रिजल्ट यूज करें, ई पावर जेड इज इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू 2k पाई आयोटा। तो हमारे पास लास्ट इक्वेशन है ई पावर 2 आयोटा जेड इक्वल टू 1, ई पावर 2 आयोटा जेड इज इक्वल टू 1। तो ये रिलेशन यूज करें तो दिस इम्प्लाइज 2 आयोटा जेड इज इक्वल टू 2k पाई आयोटा फॉर k इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। दिस इम्प्लाइज आयोटा आयोटा से बैलेंस, 2 2 से बैलेंस, तो z की वैल्यू आ गई k पाई फॉर k इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो ये सारे जीरोज आ गए। अब नेक्स्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ये है कि आपने cos z के जीरोज फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन आपने करना है, फाइंड दी जीरोज ऑफ cos z। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। देखें आज के लेक्चर्स पे जस्ट एक नज़र डालते हैं कि आज के लेक्चर्स में हमने क्या कुछ किया। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यूज़ करके कॉम्प्लेक्स पावर्स डिफाइन किए। देन कॉम्प्लेक्स पावर्स इन रियल और कॉम्प्लेक्स पावर्स इन कॉम्प्लेक्स। ये आइडिया देखा कि कॉम्प्लेक्स पावर इन रियल मीन 2 पावर आयोटा फाइंड करें तो ये रियल नंबर की पावर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गई, राइट। बट अगर हम रियल की पावर रियल देखें तो हमारे पास आंसर ज़रूरी नहीं रियल आए। हमने देखा था कि एक्स क्यूब इक्वल टू 1 को सॉल्व करें तो आंसर रियल भी हो सकता है, आंसर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। बट कॉम्प्लेक्स में ये श्योरिटी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पावर कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो आंसर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो इस पावर फंक्शंस के आइडिया को लेकर हमने डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पावर्स फाइंड की। फिर हमने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स फंक्शंस डिफाइन किए, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेंजेंट एंड सिमिलरली इनकी प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट की। यहाँ रियल से हमने इनका एक डिफरेंस ये देखा कि रियल में साइन एक्स की रेंज -1 to 1 होती है, बट कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स में साइन जेड की वैल्यू अदर देन -1 1 आ सकती हैं। जैसे हमने आज एक एग्जांपल सॉल्व की कि साइन जेड इक्वल टू 5 लें तो स्टिल हमारे पास ऐसे
कॉम्प्लेक्स नंबर z आ जाते हैं जो साइन z इक्वल टू 5 को सेटिस्फाइड करते हैं। तो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर्स में हम हाइपरबोलिक फंक्शंस और इनकी प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे। टिल देन टेक केयर।